इतना बोल सकता हूँ कि आप बाकियों के मुकाबले जो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, मुझे कुछ तो पता है। दुनिया भर का महल और बाकी चीज़ें मिलती है, तो ये एक गलत परंपरा है कि आप रोड पे नमाज पढ़ते हो। आप तो वो जो पूरा इलेक्शन लड़ती है वो मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नाम पे लड़ती है। तो जब आप रीजनल पार्टी को रहने ही नहीं दोगे तो ऑब्वियसली बात है 400 के आप तो पूरा पार्लियामेंट ही आप ही का हो जाएगा। ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। मतलब तब है जब आप कोई रिफॉर्म करें। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हर समय जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए हैं जो कि इनसाइड विद जुनेद से जुनेद हैं, जिनको आप सब भी जानते हो। उनकी जियोपॉलिटिक्स पे जो पकड़ है और जो पॉलिटिक्स या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को वो देखते हैं और उनकी जो नजर है वो आप लोगों को बहुत कुछ आज सिखा के जाएगी। मैं आप सबके साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा। I can hear destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Surrender offers rest, but I die for peace. जुनेद जी, आपका स्वागत है शो पे यार। जी सर, धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। और मैं अपने बारे में इतना ही बोलूँगा कि मेरी जियो पॉलिटिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लेंस से। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है कंपेयर टू जियो पॉलिटिक्स। और मेरी जो जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के आसपास की ही है। तो वो है। बाकी जियो फॉरेन पॉलिसी जो है, इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और मैं उसको अपने आप को खुद से उसका एक्सपर्ट नहीं मानता। लेकिन हाँ, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, बाकियों के मुकाबले जो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, मुझे कुछ तो पता है। जुनेद, सबसे पहले तो यार ये वैसा इंटरव्यू नहीं है या वैसा पॉडकास्ट नहीं जिसमें बहुत फॉर्मल होना पड़ेगा। चिल आउट रहेंगे, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, थोड़ा वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इंडिया आज की डेट में कहाँ खड़ा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को लेके। तो पहले तो सबसे पहले जानना चाहूंगा, रमजान चल रहे हैं, रोजे रखे होंगे, जी सर, तो बिल्कुल। नमाज भी अदा कर रहे होंगे, तो नमाज कहाँ कर रहे हैं, मस्जिद में कि रोड पे? नहीं सर, रोड पे नमाज अदा नहीं की जाती। और नमाज का जो नियम है कि आप किसी भी कंट्रोवर्शियल जगह पे आप नमाज नहीं कर सकते। नमाज पाक साफ जगह पे पढ़ी जाती है। नमाज ऐसे जगह पे नहीं की जा सकती जो पाक साफ ना हो। रोड कभी भी गंदा हो सकता है, कोई भी यूरिनेट कर सकता हो। हाँ, कुत्ते और बाकी जानवर से दुनिया भर का मैल और बाकी चीजें चलती है। तो ये एक गलत परंपरा है कि आप रोड पे नमाज पढ़ते हो। आप बिल्कुल ना पढ़े। अगर आपके पास जगह नहीं है तो हमारे यहाँ दो दो नमाज का भी प्रोविजंस होता है मस्जिद में। दो दो जमात में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मस्जिद में इनके जगह नहीं है तो। ये सवाल मैंने करा ही इसलिए क्योंकि ये जैसे पिछले हम कुछ दिनों में हमने देखा, दिल्ली वाला कांड हम सबको पता है कि जो हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो बहुत बड़ा हो गया था। तो काफी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज आज भी हमारे यहाँ पे इस्लाम जो है वो उतना खुल के पढ़ा नहीं गया, या लोग समझते नहीं है उसको। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक पढ़ा लिखा युवा जो कि एक इस्लामिक धर्म से भी आता है, वो इस बारे में क्या सोच रखता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स जो आजकल इंडिया में चल रही है उस पर तो आपकी नजर होगी। क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार, सही में 400 के पार सीट होंगी? सर, इस बार चमत्कार होगा। पिछली बार इतनी सीट्स राजीव गांधी जी को आए थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को 440 के आसपास उनको सीट आई थी, लेकिन वो सिंपैथी में मिली थी। और वो एक हिस्ट्री है, उससे ज्यादा किसी की सीटें नहीं आई। तो हो सकता है इस बार उसी के करीब सीटें आए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी अगर 440 के एबव अगर सीटें चली जाती हैं। तो ये एक नई परंपरा होगी कि हाँ, आप देशवासियों का दिल जीत सकते हैं अगर अच्छे काम करें तो। इसके लिए आपको कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है। पर मैं ना कई बार सोचता हूँ जुनेद कि ये सीटें कैसे डिसाइड होती है, मतलब 543 सीट लोकसभा में होगी, क्या मतलब है मतलब इस चीज का? क्योंकि अब जो नया पार्लियामेंट है उसमें जहां देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं तो 800 के आसपास सीटें हैं पार्लियामेंट में। और ये 543 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। अगर आपको पता है तो थोड़ा रोशनी डालो इस पे। सर, सरकार बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। सरकार बनाने के लिए 50% मेजोरिटी चाहिए होती है, नो डाउट। सरकार तो कोई भी बना लेगी, ठीक है। लेकिन उस सरकार का आप करेंगे क्या?
जब आपके पास कानून बनाने की शक्ति ना हो। तो सिर्फ आप सरकार बना के लॉ एंड ऑर्डर अगर चलाना हो, तो ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। मतलब तब है जब आप कोई रिफॉर्म करें, लीगल रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, एजुकेशनल रिफॉर्म करें, पुलिस रिफॉर्म करें, हुँ, ठीक है? ओके। सोशल रिफॉर्म करें, जो ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी चीज़ों में जैसे बीजेपी ने पास्ट में किया। उसके लिए आपके हुँ, दोनों अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजॉरिटी होनी चाहिए। एट प्रेज़ेंट हुँ, राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी आ चुकी है। पहले नहीं थी, ठीक है? लेकिन अलग-अलग स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बेसिस पे अभी आ गई है और आने वाले टाइम में ये मेंटेन करना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, 2/3 मेंटेन करना। और 2/3 जो 400 प्लस की जो बात की जा रही है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि कल को दूसरी जो पार्टी है, जो छोटी-छोटी रीजनल पार्टी है, उन पे डिपेंडेंट ना हो। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ कि एक शायद आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, व्यूअर्स हो सकते हैं, व्यूअर्स में जो पुराने एज के होंगे उनको पता होगा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी अल्पमत में, 1 वोट की वजह से। हुँ, और उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गो हत्या के खिलाफ एक कानून लाए थे, कि उसको कैसे बंद किया जाए। तो उसको रोकने के लिए विपक्ष के कुछ जो नेता हैं उनको डराया-धमकाया गया। जो वेस्ट की जो लॉबी है उन्होंने फर्जी केसेस किए, कुछ पैसे पहुँचे। तो उस वक़्त 2 पार्टी जिसमें तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी और उसके बाद से ये क्या नाम है? आई फॉरगॉट द नेम। अ, तेलंगाना के जो अभी के जो सीएम हैं, इन लोगों ने समर्थन खींच लिया था बीजेपी से, जिसकी वजह से अल्पमत में 1 वोट की वजह से सरकार गिर गई थी, ठीक है? तो अगर एक सशक्त सरकार होती है और एक सशक्त विपक्ष भी होता है, दोनों ज़रूरी है। लेकिन अगर एक सशक्त सरकार होती है तो उनका रिलायंस खत्म होता है। फिर वो जो चीज़ें जो करना चाहती हैं, जो मैंडेट अगर उनको प्रॉपर मिले तो वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाती हैं। नहीं तो जैसे कांग्रेस एरा में एक परंपरा थी कि क्या बोलते हैं, गठबंधन का राजधर्म निभाना पड़ेगा। अक्सर बोला जाता था विपक्ष जो पक्ष में जो जो कोalition में जो पार्टियाँ थी, तो वो उनके बारे में बोला जाता था कि गठबंधन का धर्म निभाना पड़ेगा, भले देश हित गड्ढे में जाए। तो ये हुँ। पास्ट में बहुत हुआ है, आई होप कि इस बार ऐसा गलती ना हो। बट जुनैद यार, जब आप रीजनल पार्टीज़ को रहने ही नहीं दोगे, जैसे अभी दिल्ली में हुआ, पार्टी एक तरह से खत्म ही हो गई है ना? तो जब आप रीजनल पार्टी को रहने ही नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है 400 क्या, आप तो पूरा पार्लियामेंट ही आप ही का हो जाएगा। तो सर आपके ये सवाल भी तो चीज़ है ना। सर आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन रीजनल पार्टी को कौन नहीं रहने दे रहा? सवाल ये है। रीजनल पार्टी जो है, चले आम आदमी पार्टी की ही आपने बात की, उसको नहीं, बीजेपी ने क्योंकि जुनैद जुनैद, मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, क्योंकि अगर बीजेपी इतनी ही फेवरेबल पार्टी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप देखो कि जो जितने भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट कम है, मतलब ऐसा नहीं होता कि लोगों को लगता है कि पूरी इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर ऐसा नहीं है। तो अगर बीजेपी इतनी फेवरेबल है, पर जब बात होती है सीएम चुनने की स्टेट वाइज, तो क्यों नहीं बीजेपी को लोग चुन रहे हैं? तो ये खाली इसलिए तो नहीं है कि मोदी जी के सामने कोई स्ट्रांग नेता नहीं है। देखें, आपका पहला सवाल ये था कि विपक्ष को रहने नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने केसेस किए हैं, क्राइम्स किए हैं, उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है? और हम्म। ये जो अरविंद केजरीवाल का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि समन इशू किया कि आप इनको गिरफ्तार करें, क्योंकि हम्म। इन्होंने 9 समन ईडी के इवेड किए थे। तो इसमें हम्म। भारत सरकार का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ये कोर्ट का मैटर है और मैटर सब जुडियस है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बोलना भी सही नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, बहुत सारी स्टेट जो पार्टियां हैं वो अपनी स्टेट की इशूज के बेस पे पॉलिटिक्स करती हैं और उनका अच्छा खासा वोट बैंक भी है और उस वोट बैंक में बीजेपी सेंध भी लगा रही है, ये भी एक फैक्ट है। पास्ट 8-9 साल में अगर आप देखोगे तो हर स्टेट में बीजेपी के वोट शेयर्स बढ़े हैं, घटे नहीं है, ठीक है? हम्म। एक दो स्टेट एक्सेप्शनल हो सकते हैं जिसमें आपका केरल हो गया और एक दो स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वो मिरेकल एस्टैब्लिश किया। बीच बीच में इन्हें धक्के भी लगे एक दो स्टेट्स में,
लेकिन चेंज आपको दिखेगा। ठीक है। आपने वो देखा ही होगा जिसमें जो केजरीवाल जी के जब उनको रिमांड पे ले जाई गई ईडी ने, तो उसके बाद उनकी वाइफ ने आके मैसेज दिया है दिल्ली की जनता के लिए। अब ये मैंने पहली बार देखा अपने उसमें कि जो वाइफ जो किसी ओहदे में भी नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठ के पूरा मैसेज दे रही है। सर एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर तो वही थी ना, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर। पर्दे के पीछे सरकार वही चलाती थी ना, तो इसलिए आ गई और उनका आना जरूरी था। बाकी और कई चीजें हैं इनके बारे में, दोनों कपल के बारे में, जो मुझे कॉन्फिडेंशियली पता है और पब्लिकली बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये दो फैमिली इतने भी सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। पास्ट लाइफ में अगर आप इनके घुसोगे तो बहुत कुछ पता चलेगा, और पास्ट लाइफ में घुसना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको बस इनके कुछ कलीग्स को पकड़ना है जो कि जब ये रेवेन्यू सर्विसेज में थे या कॉलेज लाइफ में थे, तो मिल जाएंगे आपको इजीली, आप ढूंढोगे तो। तो इस बार ममता के गढ़ में सेंध लगने वाली है, यानी कि सर गढ़ में सींग भी लगने वाली है, और आज का जो लाइव जो मैंने किया उसमें मैंने 2-3 चीजें की, बात की। और मैंने बंगाल को लेके किसी ने सवाल पूछा था कि बंगाल का क्या फ्यूचर है और वहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स घुस गए उनका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन है, नो डाउट, और उसका सॉल्यूशन पे काम भी हो चुका है और काफी हद तक रिजल्ट भी अचीव हो चुका है। और मैंने हिंट एक दिया था, जो इधर भी मैं हिंट दे देता हूँ व्यूवर्स को, आप रिसर्च करें खुल के, मैं भी बहुत कुछ बता नहीं पाऊंगा। KLO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी आसाम और बंगाल में, और ये बोडोलैंड के ऊपर वाला जो रीजन है उसमें ज़्यादा एक्टिव थी। तो इसने काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटी की, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले सरेंडर कर दिया था, सीज फायर एग्रीमेंट किया, फिर सरेंडर कर दिया। और उसके जो चीफ हुआ करते थे जबोंग सिंह, उन्होंने सारा कुछ किया। फिर वहाँ पे कामतापुर स्टेट को लेके काफ़ी टाइम से डिमांड चल रहा उस रीजन में, और आने वाले टाइम में बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर 2-3 यूटी बनने जा रहे हैं, और यूटी बनेंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन व्यूवर्स को थोड़ा सा खुद स्टडी करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा क्या है कैसे। हर चीज़ पब्लिकली बताई नहीं जाती, और हर चीज़ पब्लिकली बताई भी नहीं जा सकती। ये नहीं, ये बात तो सही है। मैं भी मानता हूँ कि हर चीज उतना इजी नहीं है, और इस जॉनर में खुल के चीजें रखी भी नहीं जा सकती, क्योंकि काफी चीजें लगी होती है दाव पे, अगर हम कंट्री वाइज देखें। अच्छा, एक और चीज है ना कि मोदी गवर्नमेंट के आने की वजह से, मतलब ये जो इस वाली गवर्नमेंट है जो 2014 में आई, उससे पहले गवर्नमेंट या तो बीजेपी की होती थी या कांग्रेस की होती थी। 2014 से गवर्नमेंट मोदी की हो गई। सर ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी गवर्नमेंट इंदिरा की होती थी। उस ज़माने में बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इससे पहले नेहरू के ज़माने में एक छत्र राज था। उसके बाद फिर अगर आप आए UPA 1 UPA 2 में, तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी थी। ठीक है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता था तो उसकी एक मीटिंग जरूर सोनिया गांधी से होती थी, और वो किस हैसियत से होती थी ये मुझे समझ में नहीं आता था। हालांकि वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं है, इसलिए पब्लिक मेमोरी भी बहुत अच्छी नहीं है लोगों की। नहीं तो उस जमाने में कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता था तो पार्टी प्रेसिडेंट से मिलता था। पार्टी प्रेसिडेंट से मिलने का क्या मतलब है? आप समझो कि US के प्राइम मिनिस्टर अगर भारत आते हैं और JP नड्डा जी से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट से, तो उसका कोई मतलब बनता है? ठीक। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ, तो आपकी बात काफी हद तक सही है कि बीजेपी ने पावर कंसोलिडेट किए हैं एक दो लोगों के अंदर, लेकिन ये जो पार्टी है वो लीडरशिप में बिलीव करती है। इन्होंने न्यू लीडर्स क्रिएट किए हैं, और जहाँ पे जो लोग ऑनरशिप लेके काम करने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, उन्हें ऑनरशिप दिया जाता है, उनको काम करने का फुल स्पेस मिलता है। ये मैंने देखा है इस रिजीम के बारे में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस रिजीम के बारे में कि पुरानी जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की UPA 1 UPA 2, इवन अटल बिहारी वाजपेयी की भी, PMO के अंदर से इंफॉर्मेशन हमेशा लीक हो जाती थी। ठीक है, कोई भी पत्रकार आके न्यूज चैनल पे बोल रहा होता था कि हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये होने वाला है, ये हो रहा है। ठीक है, PMO में मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर क्या बात हो रही है वो एज इट इज न्यूज चैनल पे आ रहा होता था।
ठीक है? अगर हम्म, न्यूज़ चैनल के एक जर्नलिस्ट को पता है, तो देश विरोधी ताकतों को भी पता होगा। लेकिन इस रेज़ीम बिल्कुल। की ख़ास बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो हवाबाज़ी करते हैं कि हमें ये पता चला है कि प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो बड़े-बड़े बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई रॉ वालों की, उन्होंने ये बोला, वो बोला। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, इस रेज़ीम में कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। इन्होंने एकदम लीक प्रूफ कर दिया है पीएमओ को, कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती, कोई भी इस रेज़ीम में कोई भी मिनिस्टर इंटरव्यू नहीं देता फिरता। इंटरव्यू भी देना हो तो पीएमओ के परमिट से देना होता है। क्या बोलना, कैसे बोलना, एजेंडा सारा कुछ तय करके ही भेजा जाता है। तो ये एक हम्म, चेंज आया इस रेजीम में, तो ये एक अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव बात है देश हित के लिए। और एक दो हम्म, इस रेजीम में लोग भी थे जिन्होंने इसको इवेड किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स करते रहते थे और अपनी पब्लिक ओपिनियन बनाते थे। ठीक है, आपको पता होगा वो एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनको कट हम्म। डाउन किया गया क्योंकि वो पीएमओ के का जो मैंडेट है उसके विरुद्ध जाके ये सारा कुछ कर रहे होते थे। जुनिंद वही है ना, देखो मैं और मेरी फैमिली हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर है यहाँ। और ये नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद से हुए, ये पहले से, मतलब अटल, जब से मैंने होश संभाला अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब हम देखते थे, 99 की लड़ाई जो हुई पूरी कारगिल की। कारगिल की, हुँ, वो तो, और जैसा आपको पता ही है कि बिलोंग टू आर्मी फैमिली, एक सेंटिमेंट तो रहता ही है। और 99 की वॉर एक ऐसी थी जो हमारे सामने हुई, उससे पहले की वॉर तो हमने देखी नहीं, सिर्फ पढ़ी है और सुनी है। तो बीजेपी हार्डकोर सपोर्टर है, पर हो क्या रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप देखोगे एक पैटर्न है बीजेपी की इलेक्शन लड़ने में। वो क्या करती है, अपना सीएम कैंडिडेट कभी शो नहीं करती। बिल्कुल सही बात। तो वो जो पूरा इलेक्शन लड़ती है वो मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नाम पे लड़ देती है ना। आज आज इंडियन वोटर्स को इतना सब, वैसे तो मैं मानता हूं कि इंडियन वोटर सबसे चालाक वोटर है। वो देखता है कि यार आपने काम किया है कि नहीं किया, वो आपको तभी वोट करेगा। इसलिए आप देखो, जब स्टेट में चुनने की बात आती है तो वो चुन नहीं रहा है, अभी तक बीजेपी पे उतना भरोसा नहीं दिखा रहा है। अभी भी वो रीजनल पार्टीज पे ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। पर जब देश की बात आ रही है तो वो देख रहा है कि यार कि कौन देश के लिए काम करेगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम मोदी जी के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, और आने वाले समय पे हम सबको पता है कि एक ना एक दिन उन्होंने रिटायर होना है, तो फिर कैसे, मतलब बीजेपी के नाम पे वोट पड़ेगा कि किस चेहरे पे वोट पड़ेगा? आप मेरे से एग्ज़ैक्टली क्या जानना चाहते हैं कि बीजेपी का मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान क्या है? या बीजेपी का फर्दर प्लान क्या है कि वोट देखिए, आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा मोदी सवाल जी के पूछा। बाद कौन? मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी हाँ, के बाद कौन? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन देखिए बीजेपी सिर्फ़ जो स्टेट इलेक्शंस में चेहरा नहीं घोषित करती, तो आपका परसेप्शन डिफाइन करता है कि आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। कई लोग उसको इस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी मोदी जी के चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़ रही होती है, स्टेट इलेक्शंस। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि बीजेपी विकास के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ी होती है, वर्क के इशू पे। तो वो परसेप्शन है जो हो सकता है कि 100% पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा हो मे बी, और इसके लिए बीजेपी को काम करना चाहिए। मेरी जानकारी अगर सही है तो 2026 तक मोदी जी 75 ईयर्स के हो जाएंगे और 75 ईयर्स के बाद से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो हो सकता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें या कुछ लीगल चेंजेस करें जिसकी वजह से वो चीज़ें चेंज हो। आज भी अगर मोदी जी को देखें तो जो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स होती है जो बाकी लोगों में वो नहीं है मोदी जी में। ठीक है, तो हम्म। ये एक बहुत अच्छी बात है। उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। हम 1 घंटे चल के थक जाते हैं लेकिन वो कई मीलों ट्रैवल कर लेते हैं और कितनी फ्लाइट लेके भी वो एकदम उसी एनर्जी के साथ कितनी भी बड़ी पब्लिक हो उसको संबोधन कर रहे होते हैं। और 18-18 पब्लिक घंटे जॉब काम कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, और पब्लिक को देखते के साथ ही कितना भी थकान हो, मोदी जी के अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। 2 घंटे क्या 4 घंटे भाषण दिलवा लो, पब्लिक ना जी बस। तो वो एक है पॉजिटिव बात है हमारे लिए। तो हो सकता है अगर मैं गलत ना हूँ, तो 2026 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, मोदी जी एज़ अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट आए और मोदी जी हो सकता है 2026 के बाद से आपको प्रेसिडेंट के फॉर्म में दिखे। उससे पहले अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आ चुके होंगे।
फिर जेपी नड्डा जी या बाकी और भी लोग आएँगे। देखिए बीजेपी या इस रेजिम की ख़ास बात ये है कि इन्होंने गुड लीडर्स तैयार किए हैं। अगर मोदी हुँ, जी हैं, तो मोदी जी ने अपने पीछे और भी लीडर्स तैयार करके रखे हैं। हुँ, एस जयशंकर ने भी 10 जयशंकर तैयार कर दी है। मोदी जी ने हुँ, अपने जैसे 5 और लीडर्स तैयार कर दिए हैं। हुँ, यूपी में भी योगी जी का रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा होगा, हमें नहीं पता होगा। हुँ, हुँ। अचानक से जैसे बीजेपी में नाम आ जाता है कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाएँगे। अब बड़ा यूनिक सा नाम होता है, किसी ने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, ठीक है? तो ऐसे तैयार हो रहे हैं बहुत सारे लीडर्स, ग्रूम किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और वो कैडर और वर्क और आपकी प्रोग्रेस के बेसिस पे ही आपको बेनिफिट्स देती है। तो वो चीज़ें नहीं, चल रही है उसके अला हाँ, ये बात तो है जुनैद कि जब से बीजेपी आई है ना, तब से जो हमारे देश के अंदर, अगर हम देश के बाहर जाते हैं तो सभी के सभी थोड़ा ना छाती चौड़ी करके चलते हैं। पहले क्या होता था, थोड़ा हम लोग दब के चलते थे। मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया। अब अगर हम देखते भी है तो एक कॉन्फिडेंस फील होता है, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में मतलब भिड़ जाएंगे हमारे से, ऐसा फील होता है कि हुँ, कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होता भी है तो पीछे है कोई। जैसे अभी कतर वाला केस हुआ था, 8 लोगों को फांसी दे दी थी पर छुड़ा के लिया है वहां से। हुँ, बिल्कुल तो सही बात है। ये ये तो है कि जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से चल रही है हमारी, और जिस तरह से हम लोग अभी वर्ल्ड में स्टैंड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। पर इससे एक और सवाल उठता है कि ये पहले क्यों नहीं होता था? पहले ऐसे क्या कमी थी हम में? सर भगवान हनुमान जो थे, उन्हें अपनी शक्तियों हम्म, का ज्ञात नहीं था, हम्म, ठीक है? लेकिन जब उनको शक्तियों का ज्ञात हुआ, तो उनके बारे में बोला जाता है ना अतुलित बल सामा, ठीक है ना? इतना बल है कि उन्हें खुद नहीं पता, कितना बल है। तो भारत की भी यही प्रॉब्लम थी कि भारत को अपनी एक्चुअल पावर पता ही नहीं थी, ठीक है ना? हम दुनिया का 40% फूड बास्केट कंट्रोल करते हैं, ठीक है? उसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हम ही हैं। राइट। ये 2 चीज़ें जो है मतलब हमारी सरकारों को पता नहीं थी और इसको लेवरेज करना मोदी जी ने सिखाया दुनिया को, कि हम फूड को भी लेवरेज कर सकते हैं और नहीं, 2 और सबसे सबसे बड़ी बात है कि उनकी उनकी चीज में मार्केटिंग इंडिया की बहुत तगड़ी हो गई है। हुँ, ब्रांड इंडिया। ब्रांड इंडिया बहुत चमक रहा है, और मार्केटिंग मतलब अगर हमारे यहाँ पे एक छोटा सा पुल भी बनता है ना, तो वो भी 3-4 दिन के लिए खबरों में रहता है। हुँ, ठीक है, सर और ऐसा मैंने ये कोई दिन नहीं जाता जिस दिन भारत का कोई नया अचीवमेंट नहीं आता। नहीं आता, और हर स्टेट में। हुँ, और मैंने ये बिल्कुल। देखा मोदी जी का एक पैटर्न है, वो जहां जाते हैं वहां पहले कुछ ना कुछ उद्घाटन करेंगे जो कि उन्होंने करा है, और फिर वहां पे कुछ ना कुछ स्कीम्स वगैरह लाएंगे। और पहले क्या था, ये पहले क्या होता था 2014 से पहले, मुझे याद है, आप भी जानते होंगे कि जो हमारे देश के पीएम वगैरह या जो भी ऐसे ओहदे में होते थे, वो लिमिटेड स्टेट्स में जाते थे, लिमिटेड सिटीज में जाते थे। ये एक ऐसे जिन्होंने पूरा देश घुमा और हर जगह कुछ ना कुछ देकर आ गए। रिसेंट टाइम में अगर आप देखें, मोदी जी कश्मीर गए, बंगाल गए, राजस्थान गए, केरल गए, अरुणाचल गए, ठीक है ना? ये वो इलाके हैं जहाँ से आपके नेशनल सिक्योरिटी का बहुत सारे थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं रिसेंट टाइम में। और पिछले 2 महीने में इन स्टेट्स में काफ़ी मोदी जी का चक्कर हुए। सिर्फ़ पंजाब में नहीं हुआ, ठीक है? वो पंजाब में क्यों नहीं हुआ, मैं खुद कुछ दिन से सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ, हो सकता है कल या परसों या किसी दिन मोदी जी का कोई चक्कर हो जाए, ठीक है? तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया मेरा हर चीज़ का जो देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा चलता है। तो ये एक चेंज है नो डाउट, जहाँ पिछली सरकारें अरुणाचल प्रदेश में जाने से डरती थी कि चीन नाराज़ हो जाएगा और जाने से डरती थी वो अलग बात है, वो डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं करते थे, ठीक है? ना रोड बनता था, ना हाईवे बनता था, ना रेलवे ट्रैक बनता था, तो कुछ होता ही नहीं था। और देखिए क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्जिस्टिंग रोड है, हाईवे है या रेलवे ट्रैक है, अगर आप उसको अपग्रेड करोगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कंपेयर टू जब आप न्यू बनाओगे तो। तो इस रेजीम के पास नया इतना था करने को कि बहुत कम टाइम में इन्होंने अचीव कर लिया। रेलवे ट्रैक्स थी नहीं, नया बना दिया, 40,000 किलोमीटर का नया ट्रैक बना दिया। 60,000 किलोमीटर का ट्रैक्स हुआ करते थे, 40,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बना दिए और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आज आज के टाइम में इंडियन रेलवे में लेट की प्रॉब्लम आपने नहीं देखी होगी। पहले जो आपको 6-8 घंटे जो लेट लेट लतीफ़ी चलती थी, आज के टाइम में काफ़ी कम हो गया है।
और आप 2 साल बाद देखना, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, 2 साल बाद देखना कि ट्रेन की स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अ, अरे एक नहीं, लोग अपग्रेड हो गए जुनेद भाई, लोग अपग्रेड हो गए। जो पहले ट्रेन की फर्स्ट एसी में जाते थे, वो जहाज में जा रहे हैं अब। हाँ, जो इतने जो जहाज के ऑर्डर जा रहे हैं, वो ऐसे ही थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, 100 न्यू एयरपोर्ट्स बन के आ रहे हैं, ठीक है ना? तो एक स्टेरॉइड सा लग गया है और बहुत सारी चीज़ें जैसे सपोज़ अभी हमने वंदे भारत ट्रेन बनाई, क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि वर्ल्ड क्लास हम ट्रेन बना सकते हैं? हम्म। ठीक है ना? तो जो भारत को भारतीयों को भारत पे विश्वास करना मोदी जी ने सिखाया। तो इस चीज़ का क्रेडिट जाता है इस रिजीम तो को। यार, क्या इससे क्या बात, तो फिर ऐसा क्या है जुनेद कि जो वर्ल्ड को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, हम जैसे लोगों को दिख रहा है, पर हिंदुस्तान में ही रहते हुए काफी लोगों को नहीं दिख रहा है? ऐसा क्या है? सर ये परसेप्शन की बात है और ये इस रिजीम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका पीआर बहुत खराब है। ठीक है? इनका पीआर बहुत खराब है और ये पब्लिकली मैसेज कन्वे एफिशिएंटली नहीं कर पाते। तो हम्म। इस डायरेक्शन में इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा और डेफिनेटली ये कुछ कर रहे होंगे। ठीक है? और पीआर से ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन जो फैल रहा है उसको कंटेन कर मतलब मैं ये बोलूँगा कि डिसइन्फॉर्मेशन को कंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा असमर्थ है, ऐसा मुझे लगता है। और ब्यूरो ऑफ आई फॉरगॉट एग्जैक्ट नेम, ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन करके एक मिनिस्ट्री बनाई है भारत सरकार ने। 2022 में ही ये बन गई थी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सोशल मीडिया उसको मॉनिटर करना और जो प्रोपेगेंडा और जो बाकी भारत विरोधी जो कंटेंट है उनको ठीक करना। तो हम्म। ये 2022 से ही ये अपनी फाइलें बना के रख रहे हैं और अभी 2 महीने पहले अमित शाह जी ने बोला कि आप काम शुरू करो। अब इस रेजीम की खास बात ये है कि अगर मीडिया में कोई चीज़ आती है ना कि मोदी जी ने ऐसा आदेश दिया, अमित शाह ने ऐसा आदेश दिया, तो आप समझ लो कि 60 से 70% उस पे काम हो गया है। तो ये हाँ, थोड़ा-सा इनका ये अच्छा, उल्टा है। इनका एक और चीज है कि रिजिड है। मतलब हाँ, अगर ये करना है तो करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे उसमें हुआ एमएसपी वाले सीन में कि पहले कानून वापस ले लिया जब पहली बार आंदोलन हुआ, हुँ, और दूसरी बार में लागू कर दिया कि हुँ, जो करना है कर लो, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट है। अब जैसे इसने ये केजरीवाल जी गए थे सुप्रीम कोर्ट कि इलेक्शन के बाद कर लेना जो करना है। हुआ वही कि होना है तो अभी होना है। अच्छा, और मुझे ये समझ नहीं आता कि जो ये विपक्ष है, जितना भी विपक्ष है, ये सारा इकट्ठा हो रहा है मोदी के नाम पे, पर एक समय पे एक दूसरे को गाली देते हैं। अच्छा वो एक कोई फेमस कोट है वो हालाँकि मैं बोलूँगा नहीं लेकिन ठीक है, अच्छा है, पॉलिटिक्स है और राजनीतिक स्वतंत्रता है इस देश में और भारत की जनता को चुनने का अधिकार है। बस हमारा यही प्रयास है कि हम सही चुनें उसको बताने के लिए हम काम कर रहे हैं कि हम बताएँ कि हाँ, इस रिजीम ने क्या किया है और अगर ये रिजीम कल को कुछ गड़बड़ कर रही है या कुछ गलत तरीके से कर रही है तो हम उसको भी बोलेंगे, ऐसा कुछ गलत बात थोड़े है। चलो जुनेद, अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं हिंदुस्तान से। जी। ये मॉस्को में अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो कि पैटर्न सेम वही था जो कि इंडिया में हमारा जो मुंबई अटैक हुआ था, काइंड ऑफ वैसा ही था। हुँ, पर एक डिफरेंस मैंने इस बार ये देखा कि आमतौर पे जब भी ऐसा अटैक कहीं पे भी हुए पूरे वर्ल्ड में, वो जो टेररिस्ट थे वो मरने आया है, उसको कोई फर्क नहीं। इस बार वो भागने की कोशिश कर रहा है। चले आपने बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ शुरू किया है। चले मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ ये कांसेप्ट को। देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो खतरनाक माने जाते हैं। एक टेररिस्ट होते हैं और एक स्पाई होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ठीक है? एक जो टेररिस्ट होता है, उसका काम होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मरने में फुलफिल होता है, हम्म। ठीक है? तो इसलिए बहुत रेयर ही होता है जब कोई टेररिस्ट अलाइव पकड़ा जाता है ड्यूरिंग टेरर एक्टिविटी। और हम्म। टेररिस्ट से इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि जो बंदा मरने आया होता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसको पकड़ के आप क्या करोगे? इसलिए अमेरिकन आर्मी भी जो बॉम्बर्स होते हैं उनसे डरती है। लेकिन उसके अपोजिट में जो एक स्पाई होता है, स्पाई का नेचर नहीं होता मारा जाना या पकड़े जाना, हम्म। ठीक है? वो ना पकड़े जाना, ना मारा जाना, वो उसको सूट करता है। उसके कंट्री के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करता है। इसलिए कभी आप रेयरली ही देखोगे कि कोई अ, स्पाई या एजेंट पकड़ा जाता हो या मारा जाता हो। और आप कभी रेयरली देखोगे कि कोई टेररिस्ट जो है वो मारा जाता हो।
अब ये जो कहानी है ना, ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये मर्सिनरी वर्क है, मर्सिनरी मतलब पेड वर्क है और ये इन्होंने अपना काम किया और ये भाग के गायब होने के चक्कर में थे। जनरली इस तरह के अटैक्स में ऐसा होता नहीं है, जो आता है वो मरने के लिए आता है, लेकिन ये मरने-मारने वाले लोग मरने वाले लोग नहीं थे, ये काम करके भागने वाले लोग थे। तो ये कोई गेम प्लान दूसरा है, हालाँकि इसमें आईएस का नाम आ रहा है केपी नहीं, का। उसने खुद ने जिम्मेवारी भी ली है, हाँ, बकायदा उसने जिम्मेवारी ली है इस चीज की। हाँ। तो आईएएस को भी लोग मिल जाते हैं, वो फ्रीलांसर्स लोग मिल जाते हैं ओपन में, वो डार्क नेट पे बिटकॉइन के थ्रू वो भी रिक्रूट कर रहे होते हैं कि आप मेरे कवर के नाम पे आप काम करोगे और आप निकल जाना ऐसे करके। तो इसमें बहुत कुछ है जो अभी बाहर आना बहुत बाकी है और आप समझो कि रशियंस को लेजिटिमेसी मिल गई अगर इसमें यूक्रेनियंस हैंड निकला तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देंगे। और अगर इसमें आईएस का एक्चुअल में अगर हाथ है, अगर उसने किया है, हालांकि लगता नहीं है कि यूक्रेन का सॉरी रसिया का और आईएस का कोई बहुत बड़ा झगड़ा दिखता नहीं है, इसलिए भी नहीं दिखता क्योंकि पुतिन ने खुद इस्लामोफोबिया को सपोर्ट किया था। ठीक है, उन्होंने हाँ, बोला अभी था अभी कि अभी क्या, अभी यूएन में किया अभी है। भी किया, उसके पहले भी उन्होंने पास्ट में बोला कि कुरान को नहीं जलाना चाहिए, पैगंबर मोहम्मद की बेदबी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने पास्ट में भी बोला। लेकिन एक ही चीज है जिसको बेसिस पे बोला जा सकता है कि पुतिन का और आईसिस का झगड़ा हो सकता है कि चूंकि ये बशर अल असद जो कि सीरिया के राष्ट्रपति उनको सपोर्ट करते रहे और सीरिया का आईसिस से झगड़ा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा सकता है कि हाँ इनका कुछ झगड़ा हुआ होगा। उसके अलावा एक और जो थ्योरी निकल के आ रही है कि इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो टर्की के पाले हुए लोग हैं। तो अगर टर्की ऐसी हिमाकत कर रहा है तो वो कर सकता है क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया जिससे रशियंस को बहुत नुकसान हुआ। 2015 में टर्किश फाइटर प्लेन ने रशियन फाइटर प्लेन को मार गिराया था सीरिया में। हाँ, तो वो एक लंबी कहानी है क्यों गिराया था, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो जब ये आईसिस का जो ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था तो अमेरिकन एयर स्ट्राइक कर रहे थे और उस स्ट्राइक में आईसिस को कुछ नुकसान हो नहीं रहा था, उल्टो फायदा हो रहा था उनको, उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें खेल तब बिगड़ा जब 2014 के एंड में रशियंस इंटर हुए इस थिएटर में, और जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करनी शुरू की तो उस स्ट्राइक में आईसिस पूरी तरीके से तबाह होने लगा। और आईसिस जो था वो तेल बेचा करता था, ये तैयब अर्दगान जो है तुर्की के राष्ट्रपति, उनके बेटे बिलाल अर्दगान की कंपनी को तेल बेचा करता था और वो तेल यूरोप की मार्केट में जाके बिकते थे। तो जब रशियंस ने आईसिस को मारना शुरू किया तो तेल की सप्लाई रुक गई, इसलिए टर्किश मिलिट्री ने फाइटर प्लेन मार गिराया। F-16 थी जो तुर्की के पास, उससे Su-24 को मार गिराया था। तो पास्ट में ऐसा हुआ है कि टर्किश ने रशियंस को थोड़ा तंग किया है, तो इस बार भी हो सकता है कि किया हो, और अगर किया हो और इनका हैंड निकल के आता है तो रशियंस आर वेरी फ्यूरियस, वो किलिंग मशीन है, रूथलेस है और पॉइजन से मारने में महारत हासिल है उनको। वो सबको पता और है। हाँ, इतने महारत हासिल है कि जिस जमाने में लोगों को नहीं पता था कि इस तरह से किलिंग्स हो सकती है, 200-250 साल पहले जब रसिया में जार का राज हुआ करता था, उस जमाने में भी काफी किलिंग्स हुई हैं पॉइजन वाली। तो इनके खून में है जहर दे के मारना। तो अगर ऐसा किया है तो छोड़ेंगे नहीं। और रशियंस इस लेवल पे हैं कि अगर रसिया के जो फॉरेंसिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हम्म, तो वो एक है वही है, देखने। पर थ्योरीज बहुत सी हैं, अभी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जब से एक हुआ है एक हर किसी के उससे ना कुछ थ्योरी आ रही है। अब इसमें क्या है असलियत, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जियोपॉलिटिक्स तो जुनैद तुम भी मानोगे कि इस चीज पे डिपेंड भी करती है कि कई बार कंट्रीज भी कुछ ना कुछ ऐसा करवाती है अपना फायदा निकालने के लिए। कई बार कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है, हमको लगता है। इनसाइड जॉब बोलते हैं उसको। हम्म तो कंट्रीज भी ऐसा करती है कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, जियोपॉलिटिक्स यही है कि बाय हुक और बाय क्रुक अपना देश का और अपना फायदा निकलवाना है। फॉरेन पॉलिसी यही है सबकी। अच्छा, मैं थोड़ा सा हटके तुमसे सवाल करना चाहूंगा, ये जो इंडिया का रोल है वर्ल्ड में वो क्या है, क्योंकि इंडिया को देखा जा रहा है कि यूक्रेन रशिया में वही सुलह करा सकता है, फिलिस्तीन और सी वो
इज़राइल में भी वही सुलह करा सकता है, तो इंडिया का क्या पीस मेकिंग चल रहा है क्या? आज के टाइम में भारत के बिना दुनिया के बड़े-बड़े फैसले नहीं हो सकते। भारत की रज़ामंदी के बिना, भारत के कंसेंट के बिना, भारत ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। और देखिए, जो पावर होता है ना, जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि सुपर पावर है या पावर है, या किसी कंट्री की एक्चुअल पावर क्या है? पावर इस चीज़ पे डिफाइंड होती है कि आप क्या करा सकते हो, ठीक है ना? आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है? आप क्या डिलीवर करा सकते हो? तो भारत की जो एक्चुअल जो पावर थी, वो किसी को पता नहीं थी। शायद भारत को हुँ, भी नहीं पता थी। लेकिन भारत ने जब उसका लेवरेज उठाना शुरू किया और पॉजिटिवली जो उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो पूरी दुनिया को लगा यार ये तो एक अलग तरीके से है लोग। और कमोबेश पूरी दुनिया में इनके लोग हैं, इनके फुटप्रिंट्स हैं। दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, हर बड़ी बड़ी कंट्री। तो हमने पूरी दुनिया में लोगों के दिल जीते हैं, ठीक है? हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत करके वो मुकाम पाया है, जिससे भारत की इज्जत बढ़ी है। हालाँकि पुरानी सरकारें इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी कि अपने लोगों के इंटरेस्ट को प्रिज़र्व करें। लेकिन ये जो रेजीम है, इन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई, यूनिक सी, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। तो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से इन्होंने शुरुआत की थी। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में आप इराक को भी ईरान के साथ भी जाओगे, सऊदी के साथ भी जाओगे, ठीक है? तो दो दुश्मन होंगे, उधर होंगे, लेकिन हमारे लिए आप दोनों बराबर हैं, ठीक है ना? तो वो हमने एक चेंज किया, बहुत बड़ा चेंज था। और वो चेंज हमने न्यूट्रैलिटी मेंटेन की। हालाँकि ये न्यूट्रैलिटी का जो फ़ॉर्मूला आज का नहीं है, गुड निरपेक्ष की जो नीति है, वो नेहरू के ज़माने की है। तो हमने उसको और फाइन ट्यून किया और इसमें एक और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का एक एंगल जोड़ा। गुट निरपेक्ष में जहाँ पहले हम दोनों में से किसी से बात नहीं करते थे, हमने प्रोएक्टिव में दोनों को एक साथ लेके बातचीत करना, दोनों को एक साथ लेके चलना शुरू किया। जहाँ पे पिछली सरकारें इज़राइल जाने से डरती थी, हुँ। ठीक है? मोदी जी गए इज़राइल, ठीक है? और फिलिस्तीन भी गए, ठीक है? तो ये एक चेंज आया है। और ये चेंज उसके अलावा जो हम ग्राउंड पे जो डिलीवर कर सकते हैं, और भारत की और भी कुछ हिडन कैपेबिलिटीज़ हैं, हिडन पावर्स हैं, जो अभी भी पब्लिकली नोन नहीं है, ठीक है? पर जुनेद ये जयशंकर जी, हाँ, मतलब उन बंदे के लिए क्या कहना। जब से वो आए हैं तो फॉरेन पॉलिसी देखने में ना इंटरेस्ट आने लग गया। इस तरह से लगता है कि जैसे हम ना कोई साउथ इंडियन फिल्म देख रहे होंगे, जब भी उनके हम सुनते हैं कि उन्होंने वन लाइनर जो जवाब देते हैं, और ऐसा सीधा जवाब देते हैं कि सलवटें भी नहीं आती अगले के। बिल्कुल सटीक जवाब बैठता है उनका। तो यही है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, वो तो हम बिल्कुल वो फॉलो कर रहे हैं कि हमको न्यूट्रल रहना है, हम ना इनके साथ है ना उनके साथ है। बट यार हम कई बार मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि हम लोग काफी बार ना इस चीज को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम भी होते हैं। जैसे रशिया को हम अपना दोस्त भी बोलते हैं, पर जब पुतिन जीत कर आता है तो वो चाइना, इंडिया के जो हम जिसकी बात करते हैं अक्साई चीन, उसके लिए बात कर देता है चाइना की तरफ। पर इंडिया के लिए कभी नहीं बोलेगा कि पीओके भी आप ही का पार्ट हुँ। है ना? ऐसे ऐसे आप देखो कि मालदीव्स में हमने इतना काम करा, चाइना वहां घुस के बैठ गया। नेपाल चाइना चले जाता, अफगानिस्तान में जहां पे हम बातचीत कर रहे हैं वहां चाइना काम करने की सोच रहा है। तो ये सब चीजें तो हमको देखनी पड़ेंगी ना। हम ये तो नहीं बोल सकते आंख बंद करके हाँ यार ऐसा नहीं हो रहा। वो हनुमान टोटा उसने पोर्ट बना दिया श्रीलंका में, हमको पता था। हम देखते रहे कि यार हमारी कूटनीति अच्छी, पर उससे काम नहीं हो रहा है आज की डेट में। हम बेशक वेस्टर्न साइड में बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, पर अगर हम देखें कि आसपास में हम सिर्फ ऑप्टोमेस्टिक है, कहीं ना कहीं तो चाइना घुस रहा है। अभी उस लेवल पे नहीं घुसा, पर शुरुआत तो कर दी उस। इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको ऑफ कैमरा में बताऊँगा, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो मैं ऑन कैमरा बता सकता हूँ, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। देखें, अगर चीन भारत या एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में घुस रहा है, तो हम भी साउथ ईस्ट एशिया में घुस रहे हैं। हम भी साउथ चाइना सी के कंट्रीज़ के आस-पास घुस रहे हैं, ठीक है? तो वी आर प्लेइंग टिट फॉर टैट। उसके अलावा एक और बात मैं बता दूँ कि एशिया पैसिफिक में, और कम से कम भारत के अड़ोस-पड़ोस में, एक्सेप्ट फॉर चाइना और पाकिस्तान, एंटी भारत कोई भी सरकार टिक नहीं सकती, ठीक है? हमारा किस लेवल पे पेनिट्रेशन है, वो शायद मैं कभी बता भी नहीं पाऊँ ठीक से।
तो कोई भी सरकार हो जो एंटी इंडिया एक्टिविटी में इंडल्ज हो, वो नहीं टिक सकती, वो सर्वाइव कर भी नहीं सकती। तो ये हम आज से नहीं, तब से करते आ रहे हैं, जब हम इंदिरा गांधी और नेहरू के ज़माने में थे। ठीक है? तो लेकिन वो अलग बात है कि उस ज़माने में हम सीधे बच्चे की तरह रहते थे, कभी बताते नहीं थे अपनी एक्चुअल पावर्स को। और आप समझो कि जिस ज़माने में श्रीलंका में ये एलटीटी का जो सारा कुछ शुरू हुआ, हाँ। तो उस टाइम फ्रेम में अगर आप क्लोज़ली मॉनिटर करोगे तो यूएस श्रीलंका आने की तैयारी कर रहा था। हुँ। ठीक है? और अगर ये लिट्टे वाला जो प्रकरण था अगर नहीं होता, तो यूएसए वहाँ पे मिलिट्री बेस बना के बैठा होता। फिर चाइनीज़ भी बहुत इंटरेस्टेड थे इंटर करने में, लेकिन लिट्टे की वजह से यूएस और चाइना नहीं घुस पाए। 90s में अमेरिकन्स घुसना चाहते थे और 2005-6 के आसपास चाइनीज़ घुसना चाहते थे, और दोनों नहीं आ पाए उसी वजह से। और उस वक़्त की सरकारें ऐसी थी जो आती तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती। तो एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा हुआ। तो हमारे पास एक एक्टिव मॉड्यूल है, अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है? इशारों-इशारों में मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर समझ गया चाइना आपकी का बात। जो दबे दबे शब्दों में जो आपने बात बोली वो बिल्कुल अक्रॉस होगी है मेरे भी और व्यूअर्स के भी। मैं एक और चीज़ जानना चाहता था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, है ना? वो कॉन्फ्लिक्ट अभी तक क्लियर नहीं है। मतलब हम अगर ये ऐसे सोच रहे हैं कि वो कश्मीर के इश्यू पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये तो कहीं पे भी सच्चाई नहीं है। हुँ, क्योंकि सिर्फ क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि एक ज़मीन के टुकड़े के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच चला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। वो हुँ, कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू हो गया था 1947 में जब बँटवारा हुआ। तब हमारा रिलिजन बेस्ड हमारा बँटवारा हुआ था। यानी कि मेरा ये मानना है कि ये रिलिजन बेस्ड हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। हुँ, तो अगर हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन कह रहे हैं और बांग्लादेश को हम बिल्कुल फ्री हैंड दे देते हैं कि यार तू तो हमारा साडा भरा है। क्योंकि बांग्लादेश भी तो पार्टीशन में पार्टिसिपेट था। वो भले ही पाकिस्तान से टूटा, पर हुँ, फर्स्ट तो वो इंडिया से टूट टूट के बैठा हुआ था ना। तो बेशक वहां की जो रिजीम है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इंडिया का सपोर्टर है क्योंकि इंडिया ने उनकी उस समय मदद करी थी। जो कि आज शेख हसीना है, उनके फादर की हेल्प करी थी, ये सब मान गए। लोगों में तो अभी भी वही सेंटिमेंट हो सकता है ना जो पाकिस्तान के लोगों में इंडिया के लिए। देखें पाकिस्तान, आप समझो कि एक एक्सट्रीम लेवल पे है। पाकिस्तान और हम्म। बांग्लादेश का कोई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन बनता नहीं है। बंगाली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं, और वो उनके कल्चर की वजह से आया है। तभी वो एशिया टाइगर आज के टाइम में कहे जाते हैं, और बड़े मेहनती लोग हैं कंपेयर टू इनके जो आईएमएफ के पैसे पे ताकड़ धिंगा करते हैं। ठीक है? तो पाकिस्तान और भारत की प्रॉब्लम क्रिएशन के साथ ही शुरू हो गई थी, और उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट में रिसोर्सेज का एलोकेशन हुआ था, वहीं से शुरू हो गया था। और ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते थे। ठीक है? हम्म। इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, और जो जो पार्टीशन हुआ उससे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। हालांकि इनको जरूरत से ज़्यादा ही दिया गया, जितना ये डिजर्व करते थे उससे बहुत ज़्यादा दिया गया। और मेरे हिसाब से पार्टीशन तो ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन होने के बाद से उसके फायदे बहुत हुए। ठीक है? नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जो ये जो कचरा आता था, दिल्ली आके लूट-पाट करता था, ये उधर ही रिसिस्ट हाँ, होके वो रह गया। पाकिस्तान पे अटक गया, वो अटैक सारे हाँ, पाकिस्तान पे। तो ये हमारे लिए बफर स्टेट का काम किया इन्होंने, तो वो सही बात है, लेकिन वहीं से क्रिएशन से ही प्रॉब्लम थी। इनको ये कभी खुश नहीं थे जितना इनको लैंड मिला। ये समझते थे कि हमें बहुत छोटा इलाका मिल गया। उस उसके अलावा जो पर कश्मीर जुनैद भाई की जो हुँ, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है ना कि ये रिलीजन बेस्ड ज्यादा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। हुँ, जब मेरा मेरा जो फीलिंग है कि रिलीजन बेस्ड इसलिए है क्योंकि आज भी आप देख लो तो गजवाए हिंद की थ्योरी चलती है। आप देखो कि हमारे देवबंद तो ये तो हमारे स्टेट के पास में ही है। हुँ, इन्होंने आज तक वो फतवा अपने वेबसाइट पे रखा हुआ है जिसमें गजवाए हिंद है। हुँ, ठीक है, तो ये थ्योरी और कहीं कुछ हद तक यहाँ के जो एक खास समुदाय है वो भी उसको एग्री करता है कि ये बिल्कुल, और थ्योरीज अलग अलग है कि हो चुका है, होगा, ये किसी को नहीं कह। मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में जितने भी लोग बोल रहे हैं आज भी इस्लाम धर्म को इतने इजीली ओपनली नहीं जानते हैं हुँ, जितना हिंदू धर्म को मुस्लिम लोग जानते होंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी। उतना और मैं इस्लाम आपको ये अभी भी भी बोल हिंद दूँ कि कई बार मुसलमान हिंदू को करेक्ट करा रहा होता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस्लाम धर्म जो है हमारे सामने हिंदुओं के सामने अभी इतना नहीं खुला हुआ है। हुँ,
जितना हिंदू धर्म खुला हुआ है। तो इस गजवाई हिंद की थ्योरी को अगर हिंदुस्तान में ही सपोर्ट किया जाता है तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करा जाता होगा, वहां तो सबसे ज्यादा करा जाता होगा। वहीं से तो ओरिजिन हुई है सारी। तो ये तो पूरा उनका मानना है कि गजवाई हिंद हमने करना है, इसलिए बार बार हम पे वो अटैक कर रहे हैं। तो ये तो जो हम चूरन फेंकते हैं ना हमें कि कश्मीर का इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, असल में वो मुद्दा ये है कि आपको आपका वर्चस्व ही तब तक है जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे इंडिया के साथ। देखें, आपने जो बात बोली, देखें पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन उसके बाद क्या? तो वहाँ की जो आर्मी है उसको कुछ तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। एक तो पूरे रिसोर्स को कब्जा करके मार के बैठी है वो, और कुछ तो दिखाना है कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं। तो उन्हें दुश्मनी दिखानी है भारत से, एक सुपरफिशियल से, कि भारत आपको खा जाएगा, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पावर कंज्यूम करना मेरी मजबूरी है। अगर नहीं रहा, पावर को कंट्रोल में नहीं करूंगा, आर्मी अगर बोलती है, तो भारत आप पे कब्जा कर लेगा। ये लीडर्स ऐसे नहीं है जो आपको बचा पाएंगे। तो ये बोल बोल के इन्होंने पूरे मुल्क के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। दूसरी जो प्रॉब्लम जो भारत की है, भारत से पाकिस्तान की है, वो पानी की प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो पानी का प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, वो कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तान को कश्मीरी लोगों से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, और जमीन से भी कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। वो जमीन नहीं, सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि वहां से रिवर्स आती हैं, 3 रिवर्स उधर से आती है, 3 रिवर्स छह पंजाब नदी से आती आती है। हैं, हाँ, 6 तो वो नदियां अगर टोटल। रिवर से पानी आना बंद हो जाए तो ये रेगिस्तान हो जाएंगे। और हमने इंडस वाटर ट्रीटी इसीलिए साइन की थी क्योंकि हमें लगा कि ये कश्मीर पे कुछ कंसेंसस देंगे ही, लेकिन ये बदमाशी पे उतर है, ना उधर माना ना इधर माना। ठीक है और आए दिन केस कर देते थे, बोल देते थे कि आप डैम नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और जबकि हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही रह के इनको पानी दिया करते थे, ज्यादा देते थे, फिर भी बोलते थे कि नहीं आप क्यों डैम बना रहे हो, आपको डैम बनाने की जरूरत क्या है? तो अरे वही है ना, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। हाँ, जबकि ये अपने सारे पानी को समुंदर में ले जाके डाल देते थे, इरिगेशन में कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी बिजली नहीं बनाई। जब इनके मुल्क में पानी पहुंच गया तो उसका कुछ तो इस्तेमाल कर लो पॉजिटिवली, तो कभी किया नहीं, समुद्र में डाल देते थे। और तो और रिवर जब एक टाइम में जब सूख जाता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ टाइम के लिए पानी कम हो जाता है, तो रिवर का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो उन रिवर्स में या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और जब फिर पानी आ जाता है, भारत पानी छोड़ता है, तो बोलते हैं भारत ज्यादा पानी छोड़ रहा है। ठीक है, तो एक दफा मैंने किसी से पूछा भी था, जो वकील है लाहौर में, मेरे दोस्त हैं, कि भैया बताओ, हम अगली बार जब पानी भेजें तो रिवर में ही भेजे या डायरेक्ट समुद्र में भेज दे? नहीं, और ज्यादा पानी कहाँ से छोड़ेंगे, लोगों ने अपने घर से थोड़ी छोड़ दिए होंगे पानी। तो भैया जो रिवर है, आपने उसको उसमें क्या बोलते हैं, सोसाइटी बना ली, हम्म प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए, मॉल्स बना लिए, ठीक है, मोहल्ला पूरा का पूरा सेटअप कर लिया। अब जब बारिश की पानी आएगी तो उसी में जाएगा ना। अरे अभी वो खुश हो रहे, क्या मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तानी खुश हो रहे कि रावी नदी बंद कर दी, बोला यहाँ पे अब प्लॉट कटेंगे, हम प्लॉट काटेंगे। हाँ, वही तो जो चौधरी परवेज इलाही करके जो थे, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे इमरान खान के रिजीम में, हम्म जिन्होंने इमरान खान के साथ अलायंस करके पंजाब में सरकार बनाई थी, तो वो जाने से पहले उन्होंने 3 प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे रावी रिवर के अंदर, और छोटे नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे। रावी नदी के अंदर। हाँ, अरे कुछ नहीं, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। अरे जुनेद भाई, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, ये यूट्यूबर्स की जो पिछले 1.5-2 साल में एक रेलम पेल आई है ना। एक समय था जब बोला जाता था कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, हालांकि वो तो आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स है, सारे जोनर मिला लो। पर एक खास तरीके का जोनर आया जो सिर्फ जियो, वो कहने के लिए अपने आप को जर्नलिस्ट भी बोल देता है, जियो पॉलिटिक एक्सपर्ट भी हो जाता है, करंट अफेयर एक्सपर्ट भी हो जाता है, पर बात सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की हो रही होती है। और कुछ भी मुद्दा हो वो घूम फिर के इंडिया आ जाएंगे, अच्छा तो अब वो देखो इंडिया में ये हो रहा है। ऐसा क्या है कि पिछले 1.5-2 साल में ही इनको इंडिया की याद आ रही है, और आ भी रही है तो सारे के सारे एक ही जोनर पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखे, सबसे पहली बात कि ये बहुत आसान काम है, ठीक है ना, कि आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है। आपको कोई भी बस रैंडम सा टॉपिक देखना है, न्यूज देखना है,
और वो टॉपिक पे कुछ भी एक आलतू-फालतू का सवाल पूछ दो, व्यूअर्स उसके बाद से क्या है कि जो गेस्ट है, उसकी मजबूरी है कि वो जवाब दे, कुछ भी दे, जैसा भी दे, वो झेले। और ये बहुत आसान काम है, मतलब ये तो इतना आसान काम है कि क्या पूछे। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं इसमें, ठीक है ना? जो आप स्पेशली जो जो गेस्ट को जो बुला के ऑनलाइन जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें, तो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन भी कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना? और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शायद पता है कि नहीं पता है कि जो गेस्ट होते हैं वही क्वेश्चंस बता रहे होते हैं कि आप ये क्वेश्चन पूछ लो, ताकि हाँ, उनका जो मैंने देखा ये क्या करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे कि नाजिया जी जाती हैं, नाजिया जी को तो हम सब जानते हैं। हुँ, नाजिया जी जाती हैं, तो वो इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर नाजिया जी ही पूरा शो एंड करती हैं end तक। हुँ, कोई बीच में कोई क्वेश्चन नहीं होता, सारी बात वही बोल के चली जाती है। हुँ। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हाँ, इफ यू आर द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो आपको अच्छे सवाल पूछने पड़ेंगे और क्रॉस क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो ये चल रहा है, ये ये बहुत चीज है, आसान काम है। और अमन की आशा के नाम पे चल रहा है। देखिए, जो पुराना अमन की आशा जो प्रोजेक्ट था, जिसमें जो आंटी लोग आती थी, दिल्ली इधर-उधर घूमती थी, अजमेर शरीफ। देखिए, ये जो एक ट्रायंगल था, दिल्ली, अजमेर और चंडीगढ़, सॉरी अमृतसर। अमृतसर, चंडीगढ़ एक ही मतलब बोले। ये एक ट्रायंगल सा बन गया था। इसी ट्रायंगल में ये घूमते थे। सॉरी, दिल्ली, अजमेर और आपका चंडीगढ़ या अमृतसर, इसका एक ट्रायंगल बना हुआ था। इसी ट्रायंगल में ये पूरा का अमन की आशा गैंग एक्टिव हुआ करता था एक ज़माने में। ये और पाकिस्तान से कई औरतें आती थी, लेडीज़ आती थी, आंटी आती थी, और भारत के जो इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हुआ करते थे, पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, उनसे मिलना-जुलना, दोस्ती करना, अ, ये सब चल रहा था। दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मतलब हम भी सब एक हैं, ऐसा-वैसा बहुत, और बहुत सारी चीज़ें। मतलब और वही फुद्दू बनाने वाली बातें थी, कुछ भी बोल दो, है ना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस का करियर भी खाया इन लोगों ने, ठीक है ना? वो पब्लिकली हम बोल नहीं सकते क्योंकि फैमिलीज़ भी देखती हैं। अगर औरतें आ रही हैं तो और भी कुछ करेंगी। पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हम्म। उनकी अफेयर्स की खबरें हैं वेल नोन, एक लेडी के साथ, और उन्होंने शादी भी कर ली थी। पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत पॉपुलर किस्सा, व्यूअर्स कमेंट में बता देंगे, ठीक है? तो ये बहुत कुछ हुआ है अ, अमन की आशा के नाम पे। लेकिन ये अमन की आशा की जो दाल थी ना, ये इस रेजिम में चली नहीं, ठीक है? और रैंडमली ये यूट्यूब का जो सर्ज आया, तो उनको यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी दिखी, तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये 100% लोग नहीं हैं, जो इनके लिए काम करते हैं। इनमें टॉप के 5-6 लोग ही हैं जो ये अमन की आशा प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, ऊपर के, हम्म। ठीक है? और स्पेशली वो जो 100% जर्नलिस्ट हैं, वो प्योर यही वर्क करते हैं, ठीक है? और बाकी 1-2 बच्चों में से हैं बस, 1-2, ज़्यादा नहीं है, हम्म। ठीक है? तो ये इस तरीके से ये कर रहे हैं काम। और बाकी हमने अलग से पूरा डिस्कस किया हुआ है, क्या है मोडस ऑफ ऑपरेंडी, क्या है, पीछे वो गौतम बुद्ध की मूर्ति और बाकी चीज़ें, ये सब करके कर रहे हैं, मैं तो दर्शकों को चल रहा ये है। भी बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल में जाके वीडियो भी देख सकते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो है जो इसी पे है। हुँ, और उसकी जो इंस्पिरेशन थी वो जुनेद भाई थे उस वीडियो को बनाने के लिए। हुँ, और वो वीडियो जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। काफी नॉलेज आपको उसको देख के भी पता चलेगी कि असल में चल क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बट जुनेद भाई, एक और चीज है ना, ये हर बार बोलते हैं यार कुछ भी टॉपिक हो ना, कि इंडिया से ट्रेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सबसे पूछते हैं। एक बताओ, ट्रेड का मतलब है कि मैं आपको कुछ दूंगा तो आप भी तो मुझे कुछ दोगे। हाँ, ये क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे सर। तो देखिए क्या है ना कि ये चाहते हैं कि एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो सोशली लोगों के अंदर, ठीक है? ये देखिए, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान की जो अवाम जो ज़्यादातर जो वीडियोज़ में आती है ना, हम्म। जो ऊट-पटांग जवाब देती है, हम्म। पाकिस्तानी इतने डम्ब भी नहीं है, जितना हम समझते हैं। नहीं नहीं, वो तो स्मार्ट है यार, मेरे को लग रहा है वो स्मार्ट है, जिस तरह से व्यूअरशिप जारी है उनकी। स्मार्ट है। हुँ। मतलब अवाम की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो अवाम जो होती है, जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं, और लोगों को हम्म। बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना? कि कोई हम्म। रोने जैसी शक्ल लेके बैठा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो सब आपका एंटरटेनमेंट है, 100 लोगों का इंटरव्यू लो, 2 लोगों का देख लो कि कौन उनके हिसाब से बात कर रहा है, उसका डाल दो। अरे जुनेद भाई, एक बार क्या हुआ, एक को मैंने ये शैला हुँ, शैला जी मैडम
माइक लेके खड़ी है, बोला इंडिया का यूपीआई पूरी दुनिया मांग रहा है, हमारे हमारे देश में क्यों नहीं है कुछ। वो बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, और उसने गलती से हाथ में फोन पकड़ लिया। वो कीपैड वाला फोन है, पुराने जमाने का। मैंने यूपीआई कैसे करेगा भाई, ये बता। अच्छा, बाय द वे कीपैड वाले फोन में भी भारत में यूपीआई चलता है, वो जो जियो का जो फोन होता है। हमारे यहाँ पे चलता है, वहां पे नहीं सर। जो हमारे यहाँ पे 10,000 का फोन है, वो 40,000 का है। क्योंकि 10,000 में पाकिस्तान में AK-47 मिल सकता है आपको, फोन नहीं मिल सकता। फोन मिल भी गया, इंटरनेट का क्या करोगे सर? फोन ले, प्रॉब्लम तो यही है। देखो, इंटरनेट नहीं है फोन में इंटरनेट नहीं है। आप लगा भी दोगे क्यूआर कोड, स्कैन कौन करेगा जब मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं है? आपको याद है ना वो क्यूआर कोड वाला, क्यूआर कोड में मोहम्मद जैसा लिखा दिख रहा था, कोको कोला को तो जलाने लगे थे। कल को कुछ भी बना हुआ आ गया क्यूआर कोड, तो वो तो कंप्यूटर जनरेटेड है, वो कुछ भी बन के आ सकता है। कल को भगवान शिव की भी आकृति आ सकती है। अरे इन्होंने लाहौर वाला कांड नहीं करा, उस लेडी पे, बेचारी पे लग गए थे ये। बोला सर गर्दन काटो इसकी। हम्म। वो बेचारी, अच्छा, वो वो लेडी बेचारी ऑफिसर नहीं दोस्त आती है तो। मेरी, काफी अच्छी दोस्त है, लेकिन हाँ उसको बहुत हरास किया नेसेसरी का। वो लेडी ऑफिसर नहीं आती तो इन्होंने कर दिया था कांड उसका भी। अच्छा, वो वाला ठीक, मैं समझ गया, वो वाले केस की बात कर रहा हूँ। और देखिए, सऊदी अरब की रिजीम ने उन्हें बुलाया और अवार्ड दिया, बोला कि इन्हें सऊदी बुलाओ, और उनकी पूरी फैमिली का टिकट करा के हज को बुलाया। तो आज की सऊदी रिजीम भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो चाहती है इस तरह के चेंजेस हो सोसाइटी में, ऐसे बिल्कुल। लोगों को हाँ। हम देख रहे हैं एमबीएस क्या कर रहा है। एमबीएस लगातार ऐसी चीजें कर रहा है जो कभी सोचते भी नहीं थे लोग। हम्म, और वहां का पंगा यह है कि कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। वो हम्म, एक कह दिया तो कह दिया, हो गया खत्म। वहां पे कोई आवाज भी नहीं उठा, मैंने बोल दिया बस खत्म। अरे सही यार, बात। ये क्या हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग, जब हम कभी देखते हैं या आप लाइव शो करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहां पे लगातार कमेंट्स आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो उसको देख के लगता है कि यार हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की ऑडियंस को सब पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं। पर फिर जब आप उनके यहाँ पे जाओ तो आपको लगता है यार कि क्या हो गया है, इंडिया की आवाम को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही एक्चुअल में पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग तो होंगे जरूर जो म्यूट करके वीडियो देखते होंगे। है। तो इससे ज्यादा मैं इस पे क्या बोलूं। अच्छा, ये पर ऐसा तो नहीं है कि यार मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हमारे जैसे बहुत से लोगों को दिख रहा है, जैसे यास्मीन जी हैं। हम्म, हम ये सब लोग, हम लोग करते रहते हैं इसी। मेरा तो चैनल ही डेडिकेटेड है इस तरह के मुद्दों पे, कि जो ये पाक यूट्यूबर्स कर रहे हो, एक प्रोपेगेंडा है, उसको बंद होना चाहिए। हम्म। ये एक बात बताओ, ये इंडियन गवर्नमेंट को भी तो पता चल रहा सब भारत सरकार को पता है और उस पे काम हो रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट देखने में 6-8 महीने लग जाएंगे। देखिए, भारत की जो गति है ना, वो हाथी की गति है। है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो हम्म, आपको जो प्रॉब्लम जो बड़ी दिख रही है, वो अगर पीएमओ में अगर आप बैठेंगे तो एक बहुत छोटी प्रॉब्लम होगी। हम्म, उससे बड़ी पर इस प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो हम्म, जब बड़ी प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व करोगे, तो उसके साथ साथ ये भी छोटे छोटे खुद इशूज है, इसको रिजॉल्व करोगे। हालांकि इनका जो व्यूअर बेस है वो 10 लाख से ज्यादा का नहीं है। हम्म, हाँ, लेकिन 10 लाख व्यूअर बेस जो है, वो भी बहुत बड़ा साइज होता है। आज के टाइम में जो हम्म, पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो यूट्यूब से जो रेवेन्यू जो जाता है, वो सबसे पहले हम्म, जो ड्रामा जो इंडस्ट्री है उनको जाता है, दूसरे नंबर पे हम्म, म्यूजिक इंडस्ट्री को जाता है, ठीक है। हम्म, लेकिन इन दोनों का इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना ये जो हम्म, सबसे छोटी इंडस्ट्री है, जो हम्म, रिव्यू एंड रिएक्शन वाली जो लॉबी है, इनको हम्म, जाता है। लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, इनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका हम्म, डायरेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। लोग हम्म, इनको सुनते हैं, एडमायर करते हैं, हम्म, ठीक है। और जो अभी मैंने लास्ट लाइव में एक बात बोली थी, वो जो मैडम काजमी है जिन्होंने दाऊद की मर्द की खबर फैलाई थी, अगर उसके हम्म, साथ उन्होंने ये भी खबर ऐड कर दी होती कि दाऊद का आखिरी मैसेज ये था कि भारत सरकार जो है वो हम मुझे वापस नहीं लाना चाहती, मेरे ऊपर फालतू के केसेस लगा रही है, और भी कुछ भी ऊटपटांग बातें बोल देती, मुंबई हम्म, में दंगे हो जाते। सही बात है, हो जाता। तो ये है, खतरनाक बात है, और डेफिनेटली इस पे काम हो रहा है। और मुझे अभी कुछ टाइम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो जो प्रोजेक्ट है, जो अमन की आशा पार्ट 2, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है, हम्म, ठीक है। उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि साइजेबल अमाउंट में लोग, इनके लोग भी वो वीडियोस देखने लगे। तो इनको
ये दो धारी तलवार है, इसको टैक्टिकली इस्तेमाल करें तो नुकसान उधर भी होता है। हम्म, तो शायद इनकी जो सितंबर में जो कोर कमांडर्स की मीटिंग्स होगी, जो हम्म, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, उसमें ये प्रोग्राम को स्क्रैप करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है मैं हम्म, गलत हूँ, हो सकता है मैं सही भी हो जाऊँ, तो हम्म। देखना इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, जुनेद भाई, आखिरी दो सवाल मेरे आपसे। पहले, ये सुपर पावर बनते कैसे हैं? होता क्या है? सुपर पावर की डेफिनेशन क्या है? देखिए, सुपर पावर जैसे मैंने पावर को डिफाइन किया कि हम्म, आप पावर वो है जिसकी बदौलत आप दुनिया में कहीं भी अपना मनचाहा काम करा सकते हैं, अपने हम्म, इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। और आपके इंटरेस्ट कई दफा गैर जरूरी भी हो सकते हैं। हम्म, सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट हो सकता है कि दूसरे के इंटरेस्ट को क्रश करना, वो भी कई बार इंटरेस्ट होता है किसी किसी कंट्री का। हम्म, तो वो सुपर पावर की डिफिनीशन में आता है। हम्म, पावर की डिफिनीशन में आएगा कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करें। लेकिन जब आप हम्म, सुपर पावर की जब परिकल्पना करते हैं, तो उसमें होता है कि अपने इंटरेस्ट का तो आप प्रिजर्व करें ही, दूसरे के इंटरेस्ट को भी प्रिजर्व करें। अब हम्म, सुपर पावर के साथ दो चीजें एम्बेडेड होती है, इकोनॉमी और मिलिट्री। हम्म, अमेरिका सुपर पावर है, रसिया सिर्फ पावर है, वो मिलिट्री पावर है। चाइना हम्म, मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन इकोनॉमी पावर है, इकोनॉमिक हम्म, पावर है। ठीक है। भारत सॉफ्ट पावर है अभी के टाइम में। धीरे धीरे वो इवॉल्व कर रहा है मिलिट्री पावर के रूप में भी, और उसका सॉफ्ट पावर धीरे धीरे हार्ड पावर की तौर पे आएगा। धीरे धीरे वो पंजे निकालेगा, तब जाके हम्म, भारत सॉफ्ट पावर बनेगा। देखिए, अब होता क्या है कि जैसे सुपर पावर कंट्रीज का जो एक नेचर होता है, जैसे हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है, वो उनकी जीडीपी पे, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। ये हम हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, सुपर पावर कंट्री की जब बात आप करते हैं, तो वहाँ पे फेल हो जाता है। वहाँ पे डिफिनीशन होती है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, अगर वो सुपर पावर है, तो उसके मिलिट्री पे डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि अगर आपके पास एक पावरफुल मिलिट्री है, तो आप दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट के लेके आओगे। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो या ना हो, दूसरे का लूट के लाओ, उसके बेसिस पे आप सुपर पावर बने रहोगे पूरी दुनिया में दादागिरी करके। हम्म, तो ये आज के टाइम में जो सुपर पावर की जो डेफिनेशन है, वो ये है। तो हम्म। बहुत सारे लोग बहुत तो कुछ बोलते हैं, लेकिन जब आपके पास एक सुपर पावरफुल मिलिट्री होती है, हम्म, और भारत के लिए बहुत जरूरी है पावरफुल मिलिट्री होना, तो एटलीस्ट आप अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करोगे, अपने नेशनल रिसोर्सेज को लूटने से बचाओगे, अपने ट्रेड को चौक होने से बचाओगे, जो भारत इफिशियंटली कर रहा है 75 सालों से। हाँ, लेकिन जब आप सुपर पावर के तौर पे जाओगे, हालांकि भारत ये करेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास इनफ नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है। तो भारत हो सकता है आने वाले टाइम में दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने लूटने से बचाए। हम्म, तो जब आप लूटने से बचाओगे, तो प्रोएक्टिवली वो कंट्री आपके साथ अपने नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करेंगी। हम्म, अभी रिसेंट टाइम में देखो, तो भारत ने बहुत सारे ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स खरीदे हैं, लैटिन अमेरिका में, हम्म, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका हम्म, की काफी सारी कंट्रीज में जमीन खरीदी है कि एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। हम्म, तो इसलिए तो कनाडा को पेट में मरोड़ उठा है, क्योंकि ये जब भारत खेती बाड़ी करेगा और वहां पे पल्सेज उगाएगा, दालें, जो कि हाँ, कनाडा का मेजर एक्सपोर्ट है, और अफ्रीका में आप उगा के अफ्रीका के कंट्री को बेचोगे, तो उसका ठीक ठाक मार्केट तो खा ही जाओगे। तो बिल्कुल। इसलिए इनके पेट पे मरोड़ उड़ा है। और सिर्फ कनाडा नहीं, जर्मनी भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट करता है पल्सेज। जुनेद भाई, एक और सवाल है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, हम अभी फिफ्थ में पहुंच गए, आने वाले टाइम पे हम तीसरे में होने वाले हैं। मोदी जी ने तो कमिटमेंट दे दिया है कि 27 तक मैं करवा ही दूंगा, टॉप 3 में इकॉनमी आ जाएगी हमारी। यार, ये सब हो रहा है, तो दो चीजें हमारे हाथ से अभी भी क्यों हमको नहीं मिल रही है? देखो, इकॉनमी, हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? दूसरा, हम जब हम वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकॉनमी है, तो हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों पीछे है? देखें, ये पासपोर्ट की जो रैंकिंग है ना, ये आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो डिप्लोमेटिक ये पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत सही है, ये कोई खराब नहीं है। भारत को अभी भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी पासपोर्ट रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए।
और भी कंट्रीज़ को साथ वीज़ा ऑन अराइवल्स की जो सुविधा है और बाकी जो चीज़ें हैं, उसको इम्प्रूव करनी पड़ेगी ताकि रैंकिंग इम्प्रूव हो। और उसको लेके भारत में इंटरनली भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ जो हैं और जो टेररिज़्म से रिलेटेड जो इश्यू है उसको कम करना पड़ेगा। 2015 में जो जो यूएन की रिपोर्ट आती थी कि भारत में जो टेररिज़्म को लेके टेररिज़्म का खतरा कितना है, तो वो 40% वो रैंकिंग मतलब 40% दिया करते थे। आज के टाइम में उन्होंने 22-23% कर दिया। तो ये धीरे-धीरे कम हो रहा है ये इस तरह के जो थ्रेट है, टेरर रिलेटेड थ्रेट। तो वो ये सब चीज़ें पैरेलल में चलेंगी और धीरे-धीरे पासपोर्ट की रैंकिंग इम्प्रूव होगी। ये एक सेपरेट चैप्टर है। जहाँ तक बात है यूएन का, तो यूएन उस ज़माने में बनी थी जब कॉलोनियल पावर्स जो थी, इम्पेरियल जो उस ज़माने की, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था दुनिया को नए तरीके से गवर्न करने का, तो उस वक़्त उन्होंने बनाया। और दुनिया में कहीं भी नियम कानून बनाया जाता है पावरफुल को पावरफुल रखने के लिए, इसलिए नहीं कि गरीब का कोई भला किया जाए। तो वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई रिफ़ॉर्म हो, वो अभी भी उसी एटीट्यूड के साथ रहना चाहते हैं। और भारत ने तो यहाँ तक बोला है कि सिर्फ़ हमें ही ना दो, जर्मनी को भी दो, क्योंकि जर्मनी भी एक पावरफुल कंट्री है यूरोप का। हालाँकि जर्मन थोड़ा-सा बदमाश हो रहे हैं आजकल ज़्यादा, भारत को तंग करने में लगे हैं। लेकिन भारत ने जर्मनी की भी बात की, भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी बात की कि उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूएन में, परमानेंट मेंबर्स में। लेकिन ये गिन के 5 कंट्री पूरी दुनिया के फैसले तय करते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे भारत अगले रिजीम में जो 2025 के बाद से आप देखोगे एक चेंज कि भारत डायरेक्टली यूएन को ललकारेगा कि या तो हमें परमानेंट मेंबरशिप दो, नहीं तो हम ग्लोबल साउथ की फॉर्म भारत बनाएगा और उसमें 125 से 130 कंट्री आ जाएँगे। और जब ग्लोबल साउथ की जो समिट होगा और उनके जो कंट्रीज़ होंगे उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और यहाँ पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलेंगे। और ग्लोबल साउथ के जो इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, जो भारत सेंट्रिक होंगे, ग्लोबल आर्बिट्रेशन सेंटर्स होंगे, जैसे जिस तरह का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस तरह के इंस्टीट्यूट भारत में भी बनेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन सिस्टम बनेगा, जैसे हमारा जो हमने यूपीआई का जो सिस्टम बनाया है, तो ये धीरे-धीरे ग्लोबल होते जा रहा है। तो इसके आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट दिखेंगे कि एक हमने पेमेंट सिस्टम बनाया है स्विफ्ट के पैरेलल। तो जब ये सारा कुछ होने लगेगा, एक साथ चलने लगेगा, डी-डॉलराइज़ेशन उसी टाइम फ्रेम में हो रहा रहने लगेगा और ग्लोबल साउथ से दुनिया के बड़े-बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने लगेगा, तो यूएन इर्रेलेवेंट हो जाएगा। फिर ये जो सारी जो कंट्री है बोलेंगे हमें भी जॉइन कराओ ग्लोबल साउथ। आपसे नॉलेज लेके और इतना कुछ जानने को मिला। आई एम श्योर मेरे दर्शकों ने भी बहुत कुछ जाना होगा और उनको मजा आया होगा। आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे भी मज़ा आया और बाकी आप चाहें तो मेरा मेल आईडी मैं दे दूँगा, कोई भी मुझे कुछ भी मेल लिखना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो आई जी, एम एक ऑलवेज़। बार अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम इंडियन इनसाइड विद जुनैद है और यहाँ पे नीचे लिख रहा होगा इंडियन इनसाइड विद मैं नीचे JUNEID। मैं नीचे इनके चैनल का नाम प्लस ईमेल आईडी भी दे दूंगा। आप इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, आए दिन लाइव करते रहता है। और दूसरा ईमेल आईडी दे दूंगा आपके लिए। काफी टाइम से इनसे बात कर रहा था, ये बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। आज आज ये बोले कि चलो रात को हम करते हैं, तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं। ये वीडियो तो अभी कल परसों में आएगा, पर शूट अभी हम 2 बजे कर रहे हैं। जी। जुनेद जी, जाने से पहले एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल दीजिए मेरे जी, दर्शकों जी, को। बिल्कुल सचिन जी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप डिजिटली उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सब काम में बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, ठीक है? तो कई लोगों को लगता है ठीक। कि यार एक वीडियो डालने में क्या ही जाता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है और जो इनिशियल यूट्यूबर्स होते हैं, उनको बहुत कुछ मिलता भी नहीं है यूट्यूब से, ठीक है? सिर्फ़ पैसे जा रहे होते हैं, आता कुछ नहीं है, ठीक है? तो कई बार लोग इरिटेट होते हैं कि क्या यार इसके 2000 सब्सक्राइबर है, 3000 सब्सक्राइबर है, ये ऐड पे ऐड चला रहा है। तो वो उनकी प्रॉब्लम को भी समझें और अगर आप पॉसिबल है तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। जी, चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।